नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। बच्चों, हमने कल अपने अध्ययन में जो हमारा पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ डेमोग्राफी में भारत में रजिस्ट्रेशन मेथड और जनसंख्या गणना के रजिस्ट्रेशन मेथड और भारत में उसके प्रयोग के बारे में चर्चा की थी। आज हम जनगणना की एक दूसरी पद्धति न्यायादर्श सर्वेक्षण विधि यानी मेथड ऑफ सैंपल सर्वे का अध्ययन और चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जनानिकीय समीकरण यानी कि जनसंख्या समंकों का तृतीय स्रोत न्यायादर्श सर्वेक्षण है, जो समय समय पर सरकार द्वारा, स्वायत्त संस्थाओं द्वारा तथा व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसमें शिक्षण संस्थाओं और शोधकर्ताओं की भूमिका उल्लेखनीय है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र या गांव या भूभाग का कोई सर्वेक्षक घर घर जाकर जनानिकीय आंकड़े एकत्रित करता है और प्राप्त आंकड़ों के परिणामों को सामान्यकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। इस तरह के तदर्थ सर्वेक्षण यानी एडहॉक सर्वेक्षण में सर्वेक्षणकर्ता व्यक्तिपरक विधि अपनाता है और यदि वह पक्षपात रहित रहता है तो उसके द्वारा सावधानी से प्राप्त किए गए निष्कर्ष सत्यता के बहुत ज़्यादा निकट होते हैं। ये सर्वेक्षण वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होते हैं और नमूने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं यानी सैंपल पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे और न्यायाधीश पंजीयन प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो उल्लेख है वो महत्वपूर्ण है। इन दोनों विधियों को हम इस प्रकार से विवेचन कर सकते हैं कि भारत में इन दोनों प्रणालियों का किस प्रकार से जनगणना का कार्य करने के लिए या जनसंख्या संबंधी समंकों को एकत्र करने के लिए किया जाता है। पहला है भारत में न्यायाधीश सर्वेक्षण विधि सैंपल सर्वे मेथड इन इंडिया। भारत में जनगणना के बाद राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे जनानिकीय समंकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए ये एक नियमित अंतराल में प्रजननशीलता, मरणशीलता, विवाह, परिवार नियोजन, आंतरिक प्रवसन और अस्वस्थता के समंकों का संकलन करता है। इसके यह अन्य विभिन्न विषयों जैसे रोजगार, बेरोजगारी, उपभोग व्यय, निवेश इत्यादि सर्वेक्षण के आंकड़े भी एकत्रित करता है। जनगणना में 10 वर्ष बाद की घटनाओं का उल्लेख रहता है। इसी तरह राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण यानी एनएसएस छोटी अवधि के लिए जनानिकीय जो समंक है वो उपलब्ध कराता है और ये अवधि सामान्यतः 2 से 5 वर्ष तक की हो सकती है। फिर है दूसरा, भारत में न्यायाधीश पंजीयन प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में जनसंख्या समंकों का वार्षिक स्रोत न्यायाधीश पंजीयन प्रणाली यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस है। भारत में इस प्रणाली का प्रारंभ 1964-65 में हुआ, जो 1969-70 तक पूरी तरह से अपना ली गई। भारत में अब अधिकांश जीवन समंक यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स है यानी कि जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े हैं वो इसी प्रणाली पर आधारित है। भारत में न्यायाधीश पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत महापंजीकार द्वारा जन्म और मृत्यु संबंधी सूचनाओं को वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाने के लिए 6 माह के अंतराल से प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुछ न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। उन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले जो गणक होते हैं उनके द्वारा जन्म और मृत्यु संबंधी घटनाओं का पंजीकरण कर लिया जाता है और इस आधार पर जन्म और मृत्यु दरें ज्ञात हो जाती है यानी कि बर्थ और डेथ रेट्स हमें मिल जाती हैं। इस प्रकार से इस विधि के अंतर्गत जनानिकीय घटनाओं को 2 प्रकार से पंजीकृत किया जाता है। एक सतत प्रगणक कंटिन्यूअस इन्यूमरेशन और दूसरा बार बार सर्वेक्षण रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे द्वारा। इस सर्वेक्षण में जो है समय अधिक नहीं होने से जनानिकीय घटनाएं लोगों को याद भी रहती है और इससे प्राप्त सूचनाओं का मिलान करके त्रुटि शून्य कर दिया
जाता है। इस प्रकार से इस प्रणाली द्वारा प्राप्त निष्कर्ष प्राय जो है वो त्रुटि रहित होते हैं, किंतु प्रणाली त्रुटि शून्य भी हो ये कोई आवश्यक नहीं है। व्यवहार में मानवीय भूलों के फलस्वरूप न्यायाधीश पंजीयन प्रणाली को त्रुटि शून्य बनाने हेतु कुछ उपायों की आवश्यकता होती है, ताकि ये जो प्रणाली है वो अधिक सही और सटीक बन सके। जैसे न्यायाधीश यानी सैंपल का आकार ऐसा हो जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, साथ ही साथ सैगणक पक्षपात रहित हो, सूचनाओं को न्यायाधीश स्थल पर जाकर एकत्र करे, सूचना प्राप्त करते समय प्रतिवादी यानी रेस्पोंडेंट को विश्वास में ले, ताकि वह भय और भ्रमवश तथ्यों को छुपाने या गलत तथ्य जो है प्रस्तुत करने का प्रयास न करे। इस प्रणाली में प्राय माता पिता द्वारा प्रसव, गर्भपात और मृत शिशुओं की सूचना किन्हीं कारणों से नहीं दी जाती है। इससे तथ्यों की प्रामाणिकता पर भी प्रभाव पड़ता है। न्यायाधीश में छोटी से छोटी भूल भी जो है वो हमारी जो निष्कर्ष है उसको गलत और त्रुटिपूर्ण बना सकती है। इसलिए समंकों का संकलन करते समय बहुत सावधानियों का प्रयोग या सावधानियां बरती जानी चाहिए। अब आता है भारत में जनसंख्या समंकों के दोष, एरर इन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो भारत में जनसंख्या जो समंक है उनमें कौन कौन से दोष हैं जिसके कारण हमारे जनसंख्या संबंधी समंक त्रुटि रहित नहीं होकर दोषपूर्ण हो जाते हैं। भारत में जनगणना, पंजीयन प्रणाली, न्यायाधीश प्रणाली और अन्य प्रकार के अनेक तदर्थ सर्वेक्षण जैसे NFHS 1.2, MICS 2000 आदि से भी जनसंख्या समंक न तो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और न ही उनके शुद्ध होने की 100% संभावनाएं रहती है, जिसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1, सूचना देने वालों की अरुचि। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ये कार्य सामान्यतः चौकीदार, पटवारी या गांव का मुखिया ही करता है। ये लोग अपने कार्यों में लगे रहने के कारण इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते और इन समंकों की जो उपयोगिता है, जो महत्व है उसको नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो सूचनाएँ हैं वो ज़्यादा त्रुटिपूर्ण हो जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्थिति कुछ संतोषजनक रहती है। नेक्स्ट है आयु ठीक से न बताना। ज़्यादातर लोग अपनी आयु कम बताते हैं और यह प्रवृत्ति औरतों में अधिक पाई जाती है। इस प्रकार इन लोगों की मृत्यु तिथि तक की आयु की भी जो गणना है वो गलत हो जाती है। नेक्स्ट है रीतियों में भिन्नता। सारे देश में एक सी पंजीयन रीति प्रचलित नहीं है, न ही एक ही प्रकार की सूचना एकत्रित की जाती है जिससे जनानिकी अध्ययन में विभिन्न राज्यों की तुलना की जा सके। नेक्स्ट है सभी भाग के लिए नहीं। देश के लगभग 1/4 भाग में पंजीयन की व्यवस्था नहीं है, जिससे सभी प्रकार के समंक जो है ज्ञात करने में, प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आती हैं। फिर है पेशे के समान वर्गीकरण का भाव। एक जनगणना से दूसरी जनगणना में पेशों के वर्गीकरण में कोई समानता नहीं है। फलस्वरूप पेशे से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है पर्दा प्रथा का कुप्रभाव। पर्दा प्रथा और कठोर रीति रिवाज के कारण स्त्रियों से संबंधित सूचनाएं प्राय हमें त्रुटिपूर्ण ही मिलती है और इसका कारण ये है कि ये सूचनाएं पुरुष गणकों द्वारा स्त्रियां स्वयं नहीं देती, बल्कि कोई अन्य पुरुष अनुमानतः ही देता है। नेक्स्ट है गणकों की अवैतनिक सेवाएं। गणकों को इस कार्य के लिए कोई वेतन नहीं मिलता, इसलिए वे भी ज़्यादा जो है इसके प्रति सिंसियर नहीं हो पाते हैं और लापरवाही से काम करते हैं। साधारणतः इनके कार्य करने की योग्यता में भी कमी होती है। इन्हें प्रशिक्षण तो दिया जाता है, लेकिन प्रशिक्षण को ये बहुत ही सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसके कारण कई त्रुटियां आ जाती हैं। नेक्स्ट है स्थायी जनगणना विभाग का अभाव। देश में इस कार्य के लिए स्थायी विभाग नहीं है, इस कारण इस कार्य का उचित नियोजन और प्रबंधन करने में कई प्रकार की बाधाएं आती थी। अब स्थायी जनगणना विभाग बना दिया गया, जिसके कारण त्रुटियों में थोड़ी सी कमी हुई है। नेक्स्ट है मकानों की संख्या में क्रमबद्धता की कमी। साधारणतः देश के बड़े बड़े शहरों में मकानों के नंबर एक श्रेणी के नहीं होते, जिसके फलस्वरूप जो गणक होते हैं उनको भी कई कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। नेक्स्ट वर्गीकरण और सारणीकरण में अनुरूपता का अभाव। विभिन्न जनगणनाओं में वर्गीकरण और सारणीयन विभिन्न ढंग से होता है, जिसके कारण उनकी तुलना काफ़ी कठिन होती है। नेक्स्ट है बहुउद्देश्य। एक ही साथ कई विभाग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनगणना का कार्य करते हैं, इसलिए व्यय अधिक होने पर भी शुद्धता का अभाव पाया जाता है।
नेक्स्ट है शुद्धता की जांच की सुविधा का अभाव। जो भी प्राप्त और एकत्रित आंकड़े हैं उनकी सत्यता की जांच नहीं की जाती है। नेक्स्ट है तुलनात्मक न होना। पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में भी जनगणना से दूसरी जनगणना में भिन्नता पाई जाती क्योंकि उनका सही परिभाषिक अर्थ नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्र परिवर्तन। भौगोलिक दृष्टि से भी क्षेत्र में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। पहले भारत से वर्मा, फिर श्रीलंका, अब पाकिस्तान भी अलग हो चुका है और इस ऐसी स्थिति में बांग्लादेश और अन्य क्षेत्र भी अलग हो चुके हैं। 1961 और 1971 की जनगणना में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में दादरा नगर हवेली की जनगणना भी बाद में 1962 से की गई थी। इस प्रकार से क्षेत्र परिवर्तन के कारण भी सही और सटीक जनसंख्या संबंधी समंक हमें प्राप्त नहीं हो पाते। नेक्स्ट है अशुद्धता। वैवाहिक और धर्म संबंधी कार्यों के आंकड़ों में बहुत बड़ा दोष पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या समंकों में कई प्रकार की कमियां, त्रुटियां, अशुद्धियां पाई जाती है जिन्हें हम मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 आंकड़ों का सर्वथा अभाव, दूसरा आंकड़ों का खंडित होना और तीसरा आंकड़ों का तुलनात्मक न होना। और इस कारण से भारत में जनसंख्या समंकों की उत्पत्ति ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष पुरानी है जो हर स्थान के लिए उपलब्ध नहीं होती और ये निरंतर भी नहीं होती। एक देश की जनसंख्या समंकों की तुलना दूसरे देश से नहीं की जा सकती है। अतः इस संबंध में काफ़ी ज़्यादा सुधारों की अपेक्षा है। अभी थैंक यू बेटा। ये अब हमारा यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। इस जो सोर्सेज एंड डेटा ऑफ सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा है उसके संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनका हम अध्ययन इन वीडियो के आधार पर कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रश्न इस प्रकार से है, जनानिकीय आंकड़ों यानी जनसंख्या समंकों के कौन कौन से प्रमुख स्रोत है, प्रत्येक स्रोत की विवेचना कीजिए। यानी कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, डिस्कस ईच ऑफ द देम इन ब्रीफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। नंबर 1 इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंसस स्टैटिस्टिक्स यानी जनगणना समंकों का महत्व। दूसरा है तथ्य सिद्ध पद्धति डिओ फैक्टो मैथड। नेक्स्ट है विधि सिद्ध पद्धति यानी डिओ जूरी मैथड। नेक्स्ट है जनगणना की कार्यप्रणाली यानी सेंसस प्रोसेस। जीवन समंक यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है भारत में पंजीकरण विधि, रजिस्ट्रेशन मेथड इन इंडिया। नेक्स्ट है सैंपल सर्वे मेथड इन इंडिया यानी भारत में न्यायाधीश सर्वेक्षण विधि। और भारत में जनसंख्या समंकों के दोष, एरर इन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। ये कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के का अभ्यास करके आप लोग थोड़ा सा इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली उनका जो है अनुभव कर सकते हैं। Thank you so much.